हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे अपना BEGS 183 जिसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। तो पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया जी। किसका पार्ट 1 करा दिया पहले यही बता देते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQ असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो जिसके अंदर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे पार्ट 1 के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने वाला है। ठीक है जी। तो बचे हुए क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन थे एक बार देख लेते हैं। जिसने भी नहीं देखा प्लीज हो जाके देख लेना, क्योंकि आधे क्वेश्चन करके जाओगे फिर आधे क्वेश्चन चमक आएंगे पेपर के अंदर, फिर बैठे रहना कि काश हमने पार्ट 2 1 भी देखा होता तो इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते। तो ऐसा कुछ ना रियलाइज करने की वजह से आपको क्या करना है, अभी बैठ के पढ़ लेने का टाइम है। सिंपल से 30 या 32 मिनट्स की वीडियो है, देख लो भाई 2x की स्पीड पे 10 मिनट में हो जाएगा काम। ठीक है। होमोनिम्स होता है क्या, रिवाइज भी कर लेना। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। होमोनिम्स क्या होता है ये पढ़ाया था। देन उसके बाद मैंने आपको स्टोरेज स्किल पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको रिडक्शन डिवाइस बताया था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हो एक क्रिटिकल रीडर बनने के लिए। ठीक है जी। देन उसके बाद मैंने स्टडी स्किल बताया था और 3 इसके मेजर टाइप बताए थे। फिर उसके बाद सिंथेसिसिंग देखा था और हमने पढ़ा था एक्सपोजिटरी राइटिंग। आज हम पढ़ने वाले कोहेरेंस एंड क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है जी। तो कोहेरेंस एंड क्वेश्चन होता क्या है। तो भाई क्वेश्चन आया है, व्हाट अ स्टेप शुड बी कीप इन माइंड टू इंश्योर कोहेरेंस एंड क्वेश्चन विल राइटिंग अ पैराग्राफ। आपको अपने दिमाग में कैसे माइंड में इंश्योर करना है जो कोहेरेंस है और क्वेश्चन है जो आप अपनी पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो, उसको आप क्या कर सको, इंश्योर कर सको। भाई वो अपने दिमाग में बना के रखना है और इंश्योर करना है अपने पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस एंड क्वेश्चन। ठीक है। अपने दिमाग में क्या करना है भाई, बना के रखना है कोहेरेंस और क्वेश्चन आप इंश्योर कर सको अपने पैराग्राफ के अंदर जब भी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो। कोहेरेंस होता क्या है? कोहेरेंस जो कि फोकस करता है यूनिटी एंड क्लैरिटी पे। ठीक है। अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो भाई उसके अंदर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पैराग्राफ स्टार्ट करा है पॉवर्टी के ऊपर लेकिन धीरे 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 पहुंच गए डाउरी सिस्टम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसा नहीं करने का है। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पैराग्राफ के अंदर। इंश्योर करो जो भी सेंटेंस आप पैराग्राफ के अंदर यूज कर रहे हो वो रिलेट करे किससे, मेन टॉपिक से, सेंट्रल आइडिया से। अगर पॉवर्टी के बारे में पैराग्राफ है तो पॉवर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। कोई उठ पटांग बातें नहीं भरने का है। तो ये होता है कोहर्शन, सॉरी कोहेरेंस। कोहेरेंस। ठीक है। ये हेल्प करता है रीडर को फॉलो करने में जो भी आपका लाइन ऑफ थॉट है विदाउट किसी कंफ्यूजन के। ठीक है। कि मतलब भाई सिंपल सी बात, अगर आपने पॉवर्टी के बारे में लिखा है तो लोगों को पता है कि पॉवर्टी के बारे में लिखा हुआ है तो वो इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तो लोग बोलेंगे यार ये तो पागल हो गया, सटे आ गया है गर्मी में, तो छोड़ो भाई हम तो कुछ और ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का है। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन मतलब डील करना है। तो ये डील करता है जो सेंटेंस है पैराग्राफ के अंदर वो कनेक्ट है एक दूसरे से। मतलब जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसके अंदर हर एक सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट करे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूनिटी की। भाई टॉपिक से नहीं भटकने का है। ठीक है। टॉपिक से नहीं भटकने का, लेकिन इसके अंदर भाई जो लिख रहे हो ना अंदर वो आपस में कनेक्ट हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एक लाइन में लिखा तुमने पॉवर्टी के बारे में, दूसरा लिख दिया अपने मामा की घर की कहानी। ऐसा नहीं लिखने का है। ठीक है। सास बहू की कहानी नहीं लिख के आने का है। ठीक है। तो टॉपिक पे ही स्थिर रहो, सेंटेंस वही लिखो जो उससे रिलेट कर पाए। क्वेश्चन डिवाइड होता है, हमारा डिवाइसेस जो होते हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं। ये श्योर रिलेशनशिप दिखाते हैं किसके बीच में, आइडियाज के बीच में, कि जो आइडियाज आप यूज कर रहे हो अपने पैराग्राफ के अंदर उनके बीच में कोई रिलेशन है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो आप बोलोगे मोर ओवर, फर्दर मोर। ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल देना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपेरिजन करने, सिमिलरली, लाइकवाइज, अगर आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है उसका अगेंस्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाना है उसके क्या बोलते हैं यार, मतलब उसके अलग जो बिल्कुल विपरीत है तो वो हाउ एवर,
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, ठीक है, इंडिकेट करना है कोई टाइम या सीक्वेंस, नाउ लेटर फर्स्ट सेकंड, इन सब का यूज करते हो नहीं करते? अबे यार जब भी तुम कोई आंसर वगैरह लिखते हो पेपर के अंदर तो वही तो करते हो। अगर वो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आया ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो भाई आप ग्लोबलाइजेशन लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन से तो भटकोगे नहीं ना, ग्लोबलाइजेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए हो सीधे, नहीं भाई। अगर ग्लोबलाइजेशन लिखे हो तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी ना डालोगे। तो ये क्या होगा, कोहेरेंस होगा, ठीक है, कि आप ग्लोबलाइजेशन मेन टॉपिक पे स्थिर हो, लेकिन जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो आपके कनेक्ट है या नहीं है, ठीक है। जो भी आपने ये सेंटेंसेस लिखे, लाइन लिखे, पैराग्राफ्स लिखे, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है क्वेश्चन। अगर आपको एग्जांपल दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बोलोगे, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, ऐसे देते हो नहीं देते हो, तो वही तो यार सिंपल है, आप अपने आंसर राइटिंग के यूज तो करते हो। ये क्या करता है, इंश्योर करता है स्मूथ ट्रांजेक्शन सेंटेंस और पैराग्राफ के बीच में, इनहेंस करता है रीडेबिलिटी, कि भाई जो लोग याद पढ़ रहे हैं वो रीड करें, ठीक है। क्वेश्चन एंड कोहेरेंस एंड क्वेश्चन, अगर आप इनको यूज करोगे अपने राइटिंग के अंदर तो आपकी राइटिंग मिलेगी क्लियर, ऑर्गेनाइज, इजी टू अंडरस्टैंड होगी। ये हेल्प करेगी मेंटेन करने में फ्लो ऑफ आइडियाज को, जो भी आपने अपने टेक्स्ट में लिखा है, जो भी आपने अपने पैराग्राफ राइटिंग के अंदर लिखा है, भाई उनके अंदर फ्लो है उन आइडियाज के बीच में। ऐसा नहीं है कि भाई सपने की बातें बता दिए, कुछ ही बता दिए, नहीं, ठीक है। जो रीडर्स है वो आपके आर्ग्यूमेंट को फॉलो करेंगे, आपके एक्सप्लेनेशन को इफेक्टिवली समझेंगे, ठीक है भाई। जो अगर आप मास्टरिंग करते हो कोहेरेंस एंड क्वेश्चन के अंदर, तो ओवरऑल आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो अपनी राइटिंग के अंदर, और एक एंगेजिंग इंपैक्टफुल अपनी ऑडियंस को बना सकते हो, मतलब और उनको एंगेज कर सकते हो, इंपैक्टफुल बना सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारा कोहेशन एंड क्वेश्चन हुआ, समझ पाया? कोई दिक्कत बता देने नहीं है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड क्या होता है, डिस्क्राइब करो। कॉर्नल नोट मेकिंग मेथड यूटिलाइज किया जाता है स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए। देखो भाई, ये क्या करता है, हमारा जो पेज है, पेज समझते हो ना, अरे भाई जो तुम्हारी नोटबुक है, नोटबुक भी नहीं है, नोटबुक भी नहीं है, तो भाई तुम पेपर तो देने जाते हो ना, तो उसके अंदर इग्नू में शीट मिलती है ना, आंसर शीट, तो उसमें जो पेज होते हैं ना उसको बोलते हैं नोट पेज, आए समझ में? ओके। तो नोट पेज को हम क्या करते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई, जो भी आपका नोट्स बनाते हो जिस भी रजिस्टर के अंदर, जिस भी बुक के अंदर, तो उसका जो पेज है जिसके अंदर आप नोट बना रहे हो, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देने का है। एक क्लू कॉलम, एक नोट एरिया एंड समरी सेक्शन। क्या करने का है, उस पेज को 3 एरिया में डिवाइड करना है। पहला नोट टेकिंग एरिया, दूसरा क्लू कॉलम, क्यू कॉलम एंड समरी सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया। जो कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड है ये हेल्प करता है कि आपका जो नोट्स है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे, क्लियर और इफेक्टिव वे में, ठीक है। जो आप नोट्स बना रहे हो वो क्लियर रहे और इफेक्टिव रहे। पेज सेटअप, आपका जो पेज है वो कितने सेक्शन में डिवाइड करा, जल्दी से बताओ? 3 सेक्शन, नोट एरिया, क्यू कॉलम एंड समरी एरिया, ठीक है। नोट एरिया के अंदर आपको अपना मेन सेक्शन लिखना है जिसके अंदर आप नोट्स डालोगे अपना। क्यू कॉलम के अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं जो भी आपके नोट्स में आपको मिले हैं, एंड समरी एरिया में जो भी आपने नोट्स बनाया उसको छोटे कुछ फ्यू सेंटेंस के अंदर समराइज कर देना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड, समझ में आया ना? अब तुम बोलोगे यार नोट टेकिंग ही नहीं पता। नोट टेकिंग भाई नोट्स बनाना, ठीक है, किसी लेक्चर के थ्रू नोट लेना, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तुम अपना कोई बच्चा होगा समझदार सा जो अपने नोट्स बना रहा होगा, तो ऐसा नहीं है पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा है इसको, नहीं, मेन टॉप चीजों को लिख रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नोट टेकिंग। तो नोट टेकिंग का एक मेथड है जिसको कॉर्नर नोट टेकिंग मेथड बोलते हैं। इसके अंदर हम अपने पेज को 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक क्यू कॉलम, एक नोट टेकिंग एंड समरी एरिया। क्यू कॉलम के अंदर आप कीवर्ड्स लिखते हो, नोट टेकिंग के अंदर नोट्स लिखते हो, समरी सेक्शन के अंदर समराइज कर देते हो। सिंपल भाषा में बता दिया, नहीं आया तो पता नहीं कहाँ हूँ आप लोग। टेकिंग नोट्स, भाई नोट्स कब लेते हो, जब क्लास ये रीड करते हो तब मेन पॉइंट्स लिखो, ठीक है, की आइडियाज लिखो जो भी नोट एरिया के अंदर है। कीवर्ड्स, भाई कीवर्ड्स लिखो, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो समराइज कर रहा है आपने मेन पॉइंट को, जो भी आपका मेन पॉइंट है नोट्स के अंदर उसको आप समराइज कर सकते हो क्यू कॉलम के अंदर, ठीक है। कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। समरी, आपको क्या करना है, समराइज करना है पूरे पेज को, जो भी आपका नोट्स आपने बनाया है, ठीक है, उनको कुछ सेंटेंस के अंदर समरी एरिया के अंदर क्या करना है, समराइज करना है। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, अब भाई तुमने नोट्स तो बना लिए है, लेकिन अब तुम ऐसे बच्चे हो कि नोट्स बना रहे हो, रजिस्टर भर दिया, पापा वो रजिस्टर लेके आ जाना, बच्चा बहुत रजिस्टर नोट्स बनाते हैं, लेकिन नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे, कुछ फायदा नहीं है। रिवाइज बहुत जरूरी, रिविजन बहुत जरूरी है, तो रेगुलरली उनको रिवाइज करो,
ठीक है, क्यूज का हेल्प लो, आप रिकॉल करो अपनी इंफॉर्मेशन को। इस मेथड का यूज करोगे तो ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंड कर पाओगे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, ये हुआ क्यू कॉलम। क्यू कॉलम था क्या था यार, कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्शन, गिव फॉर एग्जांपल टू शो हाउ अफेक्शन हेल्प इन वर्ड बिल्डिंग। तो आपको बताना यार अफेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कुछ 4 एग्जांपल देने हैं जो अफेक्शन को दिखाते हैं कि ये कैसे हेल्प करता है वर्ड को बिल्ड करने में। तो अफेक्शन जहां पे हम क्या करते हैं, अपने बेस वर्ड के अंदर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करते हैं, देन उसके बाद एक नया शब्द का क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपका कोई एक वर्ड है जैसे कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, कॉमन के आगे आपने अन लगा दिया, क्या बन गया, अनकॉमन। एबल है, एबल के आगे अन लगा दिया, क्या बन गया, अनेबल। तो ये क्या है, प्रीफिक्सेस है। और सफिक्सेस होता है पीछे जो लगता है, जैसे बैग है, बैग के पीछे एज लगा दिया, बैगेज बन गया। पोस्ट है, पोस्ट के पीछे एज बना दिया, पोस्टेज लिख दिया, पोस्टेज बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, सफिक्सेस। सफिक्सेस हमेशा पीछे लगता है, प्रीफिक्सेस आगे लगता है। बचपन याद आ रहा है, कभी टीचर ने पढ़ाया था, याद करो, नहीं आ रहा है थप्पड़ मारो, याद आ जाएगा। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो कि हमारे बेस वर्ड के साथ मिलते हैं, बेस वर्ड एबल, कॉमन, ये हमारा बेस वर्ड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्सेस को ऐड करते हैं, देन उसके बाद एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका अपना अलग ही मीनिंग होता है। जैसे कॉमन का अलग मतलब होता है, लेकिन अन लगा देते हैं तो अनकॉमन बन जाता है। एबल है, उसका अलग मीनिंग है, लेकिन अन लगा दिए तो अनेबल बन गया, तो मीनिंग भी बदल गया और नया वर्ड भी बन गया। तो यही होता है भैया फिक्शन, और कुछ नहीं होता। तो एग्जाम्पल लिख देना प्रीफिक्सेस का, इन inconvenient, injustice, disadvantages, disagree, illegible, illegal, irregular, irrelevant, impossible, impatient, multilingual, multifactored, foreknown, forewarned, और भी kingdom, random, statehood, boyhood, heroism, hinduism। ठीक है, तो एक दो याद कर लेना और लिख के आ जाना, पेपर में काम आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया हो भाई, डेवलपमेंट, डेवलप, विकास, प्रीफिक्स डी लगा दिया, सफिक्स मेंट लगा दिया, बन गया क्या, डेवलपमेंट। क्या बन गया, डेवलपमेंट। तो एफेक्सिस वर्ड क्या बना, डेवलपमेंट। मीनिंग क्या होता है, ग्रोथ, एक प्रोसेस जहां पे आप ग्रोथ कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो अपने आप को, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, तो एफेक्सिस क्या होता है, जहां पे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को ऐड करते हैं, किसके साथ, बेस वर्ड के साथ। ठीक है, ये भाई मतलब ही चेंज करके रख देता है, मतलब ही बदल देता है शब्द का। ठीक है, अफेक्शन जो कि आपको नया वर्ड क्रिएट करने का एक मौका देता है, जिसमें आप अलग ही कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हो, अलग ही मीनिंग बन जाते हो, और इनरिच करते हो, लैंग्वेज को इनेबल करते हो, आप एक प्रिसाइज कॉम्बिनेशन बना कर पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो बताने का है, अफेक्शन क्या होता है बताने का है, और आगे कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड बताने का है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ गैदरिंग स्किल, हाउ डू दे हेल्प बिकम अ लर्नर। आपको बताना है गैदरिंग स्किल क्या होता है, क्या समझते हो आप गैदरिंग स्किल से, और कैसे ये एक हेल्प करता है एक लर्नर बनने में। तो गैदरिंग स्किल क्या होता है, गैदरिंग स्किल सिंपल मतलब आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सको। ठीक है, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या कर सको, गैदर कर सको, इकट्ठा कर सको इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को। ये स्किल हेल्प करती है आप एक अच्छे लर्नर बनो, अलग अलग वे से। ठीक है, जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन खोजनी है, फाइंड करनी है, इनेबल करता है कि आप फाइंड कर सको, कलेक्ट कर सको इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस से। एक ही इंफॉर्मेशन, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, आप बुक से भी ले सकते हो, आप वेबसाइट से भी ले सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो, तो आपका क्या होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कौन, गैदरिंग स्किल। गैदरिंग स्किल रिसर्च में भी हेल्प करता है कि आप जब चीजों को इकट्ठा करते हो तो आप रिसर्च करते हो, कंडक्ट कराते हो रिसर्च, जहां पे आप नई नई चीजों को इवेल्युएट करते हो, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझते हो, लर्न करते हो टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्रिटिकली आप केयरफुली आप सोच पाते हो किसके बारे में, इंफॉर्मेशन को जब आप खोज रहे होते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अनकरेज करता है कि आप जो भी इकट्ठा करो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, उसको आप केयरफुली ध्यान में रखो, उसके बारे में केयरफुली सोचो भाई, ऐसी नहीं कुछ भी, और देन उसके बाद डिसाइड करो क्या इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, और क्या ये फिट कर रहा है जो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने कोई टॉपिक है उसके बारे में रिसर्च करी है, ठीक है, आपने क्रिटिकली उसके बारे में अच्छे से सोचा है, आपको लग रहा है कि भाई देखो ये इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है, अब आप सोच रहे हो कि हाँ इसके ऊपर विश्वास करें या नहीं करें, ये डिसाइड करना हो गया। देन उसके बाद आप सोचोगे यार इसके बारे में मुझे पहले इतना पता था या अब पता चला है, तो यही तो है।
ठीक है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, जब आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो तो आप इजीली समझ पाते हो, अच्छे से समझ पाते हो प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझ पा रहे हो तो उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल पाओगे। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। कहीं ना कहीं स्किल हेल्प करता है कि आप क्विकली लर्न करो चीजों को। जब आप इकट्ठा कर रहे होते हो तो आप इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली समझ पाते हो, इंफॉर्मेशन जो भी ले रहे हो उसको अच्छे से समझ पाते हो। अडॉप्ट, आप न्यू सिचुएशन को अडॉप्ट करते हो, ठीक है। कोई कोई नए नए आइडियाज आपको मिलते हैं जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो और अच्छे से इफेक्टिवली अंडरस्टैंड उसको कर पाते हो। ओवरऑल जो गैदरिंग स्किल है वो क्या करती है, इस वो काफी जरूरी होती है एक लर्निंग के लिए, क्योंकि हेल्प करती है चीजों को ढूंढने में, चीजों को अच्छे से समझने में और इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुली यूज करने में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गैदरिंग स्किल, समझ में आया। गैदर मतलब इकट्ठा, जब आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हो अलग अलग सोर्सेस, तो वही तो होता है यार गैदरिंग स्किल, और कुछ थोड़ी नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग, तो ये थोड़ा सा देख लेने का है, उल्टा सीधा हो गया यार। व्हाट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है, डिस्क्राइब द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड विल राइट एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। ओके, तो एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो यूज की जाती है जब भी हम एक्सपोजिटरी टेक्स्ट लिखते हैं उस टाइम पे। एक्सपोजिटरी राइटिंग वो टाइप की राइटिंग होती है जहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं लोगों को किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक आर्टिकल लिखा है किसके बारे में, पॉवर्टी के बारे में, तो आपको लोगों को पॉवर्टी एक्सप्लेन कर रहे हो, उनको इन्फॉर्म कर रहे हो कि यार उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे कितने लोग जूझ रहे हो उस चीज से, क्या क्या प्रॉब्लम है उससे, क्यों पॉवर्टी इतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप उस टॉपिक के बारे में बता रहे हो। इसके अंदर आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, कि आप अपना खुद का ओपिनियन नहीं बता सकते कि भाई मैं भी गरीब हूँ, मेरे को तो पॉकेट मनी बहुत कम मिलती है, क्या करूँ, मैं तो अपनी ड्रेस भी नहीं खरीद कर पाता। ऐसा नहीं बताने का यार, अपना अपना ओपिनियन अपने पास रखो, ठीक है। जो है वो बताओ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। अपना ज्ञान अपने पास रखो। ये फोकस करता है फैक्ट को प्रेजेंट करने में, एक्सप्लेनेशन देना, एविडेंस देना, वो भी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड। भटकना नहीं है, क्लियर रहो, जो भी आप एविडेंस दो वो क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, फैक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल में आप अपनी धारणाएं थोड़ी नहीं दोगे, है ना। जो फैक्ट है एक्सप्लेनेशन दोगे उस चीज के बारे में, क्लियर रहोगे, एविडेंस को अच्छे से उसको डिस्क्राइब करोगे। क्लियर स्ट्रक्चर, स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन के साथ, इंट्रोडक्शन मेन आइडिया होना चाहिए कि टॉपिक क्या है उससे रिलेटेड। देन उसके बाद आपका बॉडी आएगा, पैराग्राफ के साथ एक्सप्लेन करना है एविडेंस के थ्रू, जो मेन आइडिया जिस पे भी आप बात करो उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। देन में आपको कंक्लूड करना है, समराइज कर देना है मेन पॉइंट को। उसके बाद आपको जो एविडेंस है उनका ही सपोर्ट लेना है अपने आइडियाज को क्या करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, फैक्ट का यूज करना है, एग्जाम्पल, स्टैटिक्स, इन सभी का यूज करना है, ठीक है। इससे आप क्या कर सको, अपनी राइटिंग को क्रेडिबल बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव टोन होनी चाहिए, न्यूट्रल रहो, फैक्चुअल रहो, फैक्ट के हिसाब से बात करो, उल्टी सीधे बातें मत करो, न्यूट्रल रहो, बाइस्ड मत रहो, अपनी पर्सनल फीलिंग को अपने पास रखो, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करो, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म यूज नहीं करना है, ठीक है। कोई मतलब बड़ी बड़ी टर्म्स का यूज नहीं करना है, सिंपल रहो, हेडिंग का यूज करो, सब हेडिंग का यूज करो, बुलेट पॉइंट का यूज करो, डायग्राम का यूज करो, और फिर इससे क्या होगा, आपका जो नोट्स है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। फिर उसके बाद सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है आइडियाज के बीच में, जिससे जो आपका टॉपिक है उसके बीच में डीपली लोग समझ पाएंगे उसको, ठीक है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग जब कोई ये यूज होता है टेक्स्ट बुक के अंदर, न्यूज आर्टिकल के अंदर, ऐसे के अंदर, जहां पे आप लोगों को इन्फॉर्म करते हो यार किसी चीज के बारे में। ये कोई अपनी कहानी नहीं है, यहाँ पे तुम कोई अपनी धारणा, अपनी नोबल, अपनी स्टोरी नहीं बता रहे हो, लोगों को जानकारी दे रहे हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो इसमें जो है वो है, आपकी बुक जो है एनसीईआरटी की बुक होती है या फिर जो टेक्स्ट बुक होती है, जो भी आपकी, वहां पे कोई प्रोफेसर अपनी बात बताता है, नहीं बताता ना, वो अपनी कहानी तो नहीं बताता, जो है मेन टॉपिक पे स्थिर रहता है। तो यही होती है एक्सपोजिटरी राइटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। वट आर द एसेप्ट टू बी कीप्ड इन माइंड विल राइटिंग वेल डेवलप इन पैराग्राफ, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप कोई एक अच्छा पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो, मतलब कैसे आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हो, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो सिंपल सा मतलब है, जब भी आप कोई अच्छा पैराग्राफ लिख रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। पहला मेन आइडिया, भाई सबसे पहला मेन आइडिया, जिस पैराग्राफ के बारे में, जिस मेन आइडिया के बारे में आप पैराग्राफ लिख रहे हो उस पर स्थिर रहो, उस पर फोकस रहो, क्लियर रहो।
ये टॉपिक है, इसी से स्टार्ट करना है, ठीक है, और वही पैराग्राफ यूज करो, वही पैराग्राफ में लिखो जो आपका मेन आइडिया को पता है, ठीक है, वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में कुछ और लिखा है, अंदर कहानी कुछ और लिखी है, जैसे आप आंसर लिख के आते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट योर आइडियाज, जो आपका आइडिया उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, रीजन, डिटेल, एक्सप्लेनेशन, इन सब का यूज करो, ठीक है। देन उसके बाद इससे जो आपका पैराग्राफ स्ट्रॉन्ग बनेगा और कन्विंसिंग बनेगा। लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिक होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, फाइनली, इन सभी का यूज करना है, ठीक है, इन वर्ड्स का यूज करना है, जिससे आप स्मूथ बना सको अपने आइडियाज को। रीडर भी एक गाइड कर सकते, रीडर को भी गाइड कर सकते हो आप कि हाँ भाई देखो पहले ये हुआ, देन उसके बाद ये यानी ये, ठीक है। सेंस बनना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में। क्लियर सिंपल लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े टर्म्स का यूज कर लिया, कॉम्प्लिकेटेड टर्म का नहीं, सिंपल सिंपल, ठीक है। इजी वर्ड्स का यूज करना है, इजी लैंग्वेज का। चेक योर वर्क, जो आपने राइटिंग लिखी है उसको रीड करो, ठीक है, उसको पढ़ो, अपने काम को एक बार खुद से देखने का है, ठीक है। कोई ग्रामरली मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई पंक्चुएशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोकस करना है सिंपल सिंपल स्टेप पे, जैसे मेन आइडिया हो गया, सपोर्टिंग डिटेल को सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस, रीजन वगैरह तैयार रखना है। लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ कहानी लिखी है, ऊपर लिख दिया अच्छे से डिटेल में, नीचे इंट्रोडक्शन दे रहा हो और बीच में कंक्लूड कर, ऐसे नहीं, लॉजिक होना चाहिए। क्लियर लैंग्वेज का यूज करना है, अपने वर्क को चेक करना है, तो ऐसे आप अपने पैराग्राफ को क्या कर सकते हो, क्लियर, ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव बना सकते हो, ठीक है। आगे हम चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड आप persuasive writing and what are the strategies commonly used by persuasive writing? प्रीसोसिव राइटिंग, अच्छा प्रीसोसिव राइटिंग होता क्या है? प्रोसेसिव राइटिंग मतलब जो आप किसी को कन्वे करते हो, मतलब अपनी बात को कन्वे कराना कि हाँ भाई देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं भाई सच बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे विश्वास कर लो। इट्स लाइक, ठीक है, कि आप अपनी बातों को ऐसे कर रहे हो कि भाई तुमको विश्वास हो जाना चाहिए, ठीक है, अपनी बातों को कन्वे कराना। तो जब राइटर ऐसा लिखता है कि भाई अब तो लोगों को विश्वास ही हो जाएगा, ठीक है, अपनी बातों को लोगों पे बिलीव कराना, तो उसको बोलते हैं हम ये, ठीक है, प्रीसेसिव राइटिंग। इसमें हम प्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, भाई आर्ग्यूमेंट तगड़ा होना चाहिए तभी लोग विश्वास कर पाएंगे, ठीक है। कन्विंसिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है? इमोशन डालते हैं, फीलिंग डालते हैं, यार मेरे साथ भी यही हुआ था, ऐसा मत करना, ठीक है, डीपली लोगों को उसमें डाल देते हो टॉपिक के बारे में। फैक्ट, लॉजिक का यूज करते हो, एविडेंस, रीजन देते हो, क्लियर रीजन, ठीक है, लॉजिक रहते हो। देन उसके बाद काउंटर अपोजिट, मतलब आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट एड्रेस करना होता है, अपना जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अपोजिशन का व्यू भी जानना है, लेकिन उससे भाई टक्कर में रहना है, उसको टक्कर देना है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करना है, अर्जेंट, क्रिटिकल, लाइक ऐसा, ठीक है, स्टोरी टेलिंग की तरह देना है, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो, स्टोरी सुना सकते हो अपनी कोई, तो लोग उसको रिलेट कर पाएंगे और लगेगा कि हाँ भाई सच बोल रहे हैं। बेनिफिट क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है, एंगेजमेंट हो पाता है, इन्फ्लुएंस रहता है किसके, लोगों के दिमाग में, लोग भी मोटिवेट हो पाते हैं। तो प्रोसेसिव राइटिंग जो कि कन्वे करती है दूसरों को, ठीक है, ये दिखाती है कि देखो ये आपका आर्ग्यूमेंट है और लोग इसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, ठीक है, तो ये होता है। अब आता है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ पैराफ्रेज, प्रेसिस एंड समरी, सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपको बताना, एक्सप्लेन करना है पैराफ्रेज टर्म को, प्रेसिव को और समरी को, होता क्या है और कैसे ये दूसरे से अलग है। पैराफ्रेज मतलब जब किसी वर्ड्स को अपनी खुद की राइटिंग में लिखते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने कोई पैराग्राफ देखा, पढ़ लिया, ठीक है, उस पैराग्राफ को अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखा, ठीक है, कोई आपने बुक पढ़ी है, बुक में से थोड़ा उसको, मतलब कोई आंसर वगैरह आपने पढ़ लिया है, कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिखना, उसको बोलते हैं पैराफ्रेज, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो। प्रिंसेस यहाँ पे आप शॉर्ट समरी लिखते हैं, कैप्चर करते हैं मेन पॉइंट को, जो मेन पॉइंट है, क्योंकि ओवरव्यू देता है ये कि बिना कोई डिटेल, ऐसा नहीं है, सिंपल आपने समराइज कर दिया, प्रिंसेस हो गया। समरी या समरी कर देना, हर एक चीज को कवर कर देना, एक ब्रीफ वर्जन देना, ठीक है, कि मेन आइडिया क्या है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वहां पे हम कोई डिटेल नहीं दे रहा है, लेकिन मेन टॉपिक को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन छोटे से उसमें, ठीक है, पूरी बुक को कुछ पैराग्राफ्स में आप क्या कर रहे हो, पूरे मतलब छोटे से पैराग्राफ के अंदर इन बता दे रहे हो। की डिफरेंस क्या है, पैराफ्रेज के अंदर हम डिफरेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम बाद में भी याद रखें अपना खुद का मीनिंग। प्रेसिस शॉर्टन और सिंप्लीफाई होता है, जहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। समरी जहाँ पे हर एक सबको कवर किया जाता है, और सिंपल सा मतलब है यार, बाद में जिनको हम शॉर्ट, मतलब बाद में हम एक बार पूरा बुक ना पढ़ के ब्रीफ वर्जन हो, ठीक है, तो ये होता है हमारा समरी।
बस इतना ही था आज के लिए, तो यही क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देने का है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन है जो नहीं आया होगा तो आपके पास चॉइसेस भी होगी, तो वहीं से देख लेने का है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 आपको वैसे करना होगा। 5 ईयर देख लेना कितना क्वेश्चन होता है, तो एक बार देख ही लेते हैं। तो देखोगे तो जैसे यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 3 करना है। अगर आपको 4 भी आते हैं तो भी काम का है। ठीक है, आप 3 उठा लो, यहाँ से 3 क्वेश्चन उठा लिए यहाँ से। देन उसके बाद यार 5 दे रखा है, और अच्छा 4 क्वेश्चन है जिसमें से 3 करने का है। अगर आपको 3 भी आते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप छोड़ देने का है। देन उसके बाद इनमें भी चॉइस है, इनमें से एक भी आता है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अल्टरनेटिव आंसर लिख सकते हो, जो भी मन करे उसको लिख देना, आपके पास चॉइसेस होगी। ठीक है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन रह जाता है फिर भी, तो थोड़ा सा ध्यान देने का है। अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट वगैरह तो कर लेना है। और एक और क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है, एक बार देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है, कि एज अ सेकंड जो हमारा लर्नर होता है, जो इंग्लिश को लर्न करता है, तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। ये होगा आपका यूनिट 3 के अंदर, जहां पे प्रोबेबल हार्ड सपोर्ट फॉर ESL लर्नर, मतलब जो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज की तरह लर्न करता है, उसके लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। टेंसेस की प्रॉब्लम होती है, आर्टिकल को लेकर प्रॉब्लम होती है, उसको नहीं पता किस टेंस में बात हो रही है। ठीक है, वो कर चुका है लेकिन वो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आर्टिकल ए अंदर का कैसे यूज करना है, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, बेसिक भी लिख के आओगे तो भी काम चल जाएगा। इतना कोई हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, बहुत बेसिक चीजें इसके अंदर। देन उसके बाद आप देखोगे कि इस पेपर के अंदर आएगा क्या 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 कंपोजिशन, जो कि आपको खुद को लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का एक बार फॉर्मेट देख के चले जाना। क्लास 12th में आपने जिस भी यूट्यूबर से पढ़ा है उसका चैनल पे दोबारा से जाना, वहां पे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सर्च करना, हो जाएगा काम। ठीक है, क्लास 12 तो सबने करी है ना, तो जिससे भी आपने 12th में पढ़ा था इंग्लिश का, उससे कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट का भी एक बार फॉर्मेट से देख लेना क्या क्या लिखना होता है। देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन तो खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इन दोनों का फॉर्मेट करके देख जाना अच्छे से, क्योंकि ये काम आने वाला है। 5 और 6 देख लेना, 11 नंबर की बात है। ठीक है, ऐसे मत छोड़ के जाना। तो एक बार फिर से अपना विजिट कर लेना, जिससे भी आप क्लास 12th में पढ़े हो, 11th-12th में आप यूट्यूबर से पढ़े हो, उससे थोड़ा सा हेल्प लेके यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनसिप पैसेज, जो कि आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, तो इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा हार्ड जो कि मुझे बताना पड़ेगा। तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा, और क्वेश्चन जो बुक में से आने थे वो मैंने करा दिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो पेपर में टपक गया और आपको नहीं आता होगा। ऐसा होगा तो फिर भाई हो भी सकता है वैसे एक आध क्वेश्चन ऐसा आया हो, लेकिन जितना मुझे लगता है कि यार पूरा क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए है। और जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए, असाइनमेंट्स में से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो असाइनमेंट के भी क्वेश्चन कराए हैं। PYQ के ऑलमोस्ट क्वेश्चन करा दिए, ऑलमोस्ट क्या सारे क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, बस अभी जो क्वेश्चन बताया ना मैंने, एक यही नहीं कराया, वरना सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कोई बचा हुआ है अभी भी, तो आप खुद उसको कवर कर लेना, वरना आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ठीक है, 25 मार्क्स के लिए आप बुक खोल के बैठोगे तो यार टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इतना करके जाओगे तो भी काम की बात चलने की है, बस इतना ही काफी है। अगर आपको कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेने का है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो। पूरा PDF मिलेगा पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज वो जाके देख लेना, क्योंकि काफी क्वेश्चन आपके पार्ट 1 से छूट जाएंगे, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जरूर ध्यान करके जाना। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना एग्जाम, डरना नहीं है वैसे। ठीक है, तो बहुत ईजी है यार, 11th-12th में इंग्लिश का पेपर होता है, सेम उसकी तरह है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और अच्छे मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, बिल्कुल चिल होके जाओ और अच्छे से पेपर करके आना। बाय, टेक केयर।